प्यारे बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 12वीं पॉलिटिकल साइंस के। हमारे एक शिक्षक साथी ने सेंड किए हैं आपके लिए। तो आइए देखते हैं इनका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसको सोल्व कैसे करेंगे। मैं आपका टीचर पीडी यादव। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। ऑप्शन है, दोनों महाशक्तियों सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका से बराबर की दूरी बनाए रखना, स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना, दक्षिण दक्षिण तथा उत्तर दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना, और डी है उपरोक्त सभी। बच्चों, इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, बी में है आर्थिक विकास को गति देना, सत्ता संतुलन बनाए रखना, और उपरोक्त सभी। इसका भी आंसर उपरोक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण एशिया के किन देशों में लोकतांत्रिक और सैनिक शासन दोनों शासन रहे हैं। यह देश है पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये दोनों ऐसे देश हैं जहां कभी सैनिक शासन और कभी लोकतंत्र आता जाता रहा है, लेकिन इधर 3 टर्म से लगभग वहाँ लोकतंत्र है। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, दक्षिण एशिया के कौन से 2 देश हैं जहाँ लोकतंत्र सफल है। ऐसा क्वेश्चन भी बार बार आता है। तो भारत और श्रीलंका। ठीक है। और दक्षिण एशिया का वो कौन सा देश जहाँ सबसे पहले उदारीकरण लाई गई और जनसंख्या नीति लाई गई, तो वो है श्रीलंका। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जो सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक निर्धारित करती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम निम्न हैं। राष्ट्र राज्य का घटता महत्व, सही है ये भी। गैर राज्य अभिकर्ताओं यानी कि नॉन स्टेट एक्टर्स का उदय, गुड, सही है। राष्ट्रीय संप्रभुता की चुनौती, ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका भी आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इसने राज्य प्रमुख की संस्था को निरस्त करने की सिफारिश की। इसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा की। इसकी सिफारिश के अनुसार 15 राज्यों 7 केंद्र शासित प्रदेशों, ये यहाँ 14 है ये, और ये 6 है इसका। और फजल अली और KM पणिक्कर, HN कुंजूर इसके सदस्य थे, ये भी सही है। इन इसका आंसर ए होगा। राज्य प्रमुख संस्था को निरस्त करने की सिफारिश नहीं की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक भाषण किसने दिया था। बच्चों, ये पंडित नेहरू ने दिया था 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को संविधान सभा के एक सत्र को संबोधित किया था उन्होंने। तो इसको हिंदी में बोलते हैं भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेस्ट विद डेस्टिनी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्य निम्न हैं। विकास से संबंधित मसलों तथा समस्याओं के निराकरण के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराना, सभी प्रमुख क्षेत्रों के समन्वय, सामान्य आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, देश के सभी भागों का संतुलित एवं तीव्र विकास सुनिश्चित करना, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत की परमाणु नीति की व्याख्या करें। बच्चों, भारत की परमाणु नीति के बारे में हम कह सकते हैं कि भारत की परमाणु नीति है, सबसे पहला पॉइंट बनता है नो फर्स्ट यूज। क्या बनता है इसमें? नो फर्स्ट यूज का मतलब भारत पहले प्रयोग नहीं करेगा। क्या प्रयोग नहीं करेगा? परमाणु बम का प्रयोग पहले नहीं करेगा। यदि कोई दुश्मन देश भारत पर परमाणु हथियार से अटैक करता है, उसके बाद ही भारत उसका जवाब देगा, है ना। तो नो फर्स्ट यूज है। उसके बाद है NPT एंड CTBT। इन दोनों पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि ये दोनों भेदभावपूर्ण हैं। अगला पॉइंट बनता है पोखरण फर्स्ट। अगला पॉइंट बनता है इसका पोखरण फर्स्ट, यानी कि 1974 में भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया था 17 मई को, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, अपने रक्षा के लिए खुद की सुरक्षा के लिए भारत ने पोखरण फर्स्ट किया था और पोखरण सेकंड किया था 1998 11 और 13 मई को। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखना, फिर से सुन लें। परमाणु नीति के बारे में नो फर्स्ट यूज एक,
यानी कि भारत पहले प्रयोग नहीं करेगा। एनपीटी और सीटीबीटी पर साइन नहीं करना, 2 हो गया। पोखरण 1 और पोखरण 2, भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए परमाणु बम बनाए हैं, किसी पर अटैक करने के लिए नहीं। वैसे मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा, भारत और इजराइल के मध्य जो संबंध हैं और भारत की परमाणु नीति, मैंने इसका सोल्व कर रखे हैं हैंडराइटिंग नोट्स में, सैम्पल पेपर वीडियो नंबर 4 में। उसे मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं। क्योंकि भारत इजराइल के जो संबंध हैं थोड़े लंबे हो जाएंगे यहाँ बताऊँगा तो, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार 4 और 6 अंक में भी आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का अर्थ, इसको भी हमने सोल्व किया है लेकिन ये छोटा आंसर है तो सुन लें इसको। 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट का मतलब था कांग्रेस के अंदर प्रभावशाली और बुजुर्ग नेताओं का एक समूह, प्रभावशाली, शक्तिशाली एवं बुजुर्ग नेताओं का एक समूह। सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई? पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस समस्या का समाधान किया। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस समस्या का समाधान किया। मतलब कि प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को पीएम बनवाया इसने, और शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को पीएम का पद इन्होंने सौंपा। इन्होंने योग्य व्यक्ति की तलाश करी कि कौन अच्छा पीएम हो सकता है, कौन योग्य है, तो इनकी ये भूमिका थी। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। सही बात है, इन दोनों प्रक्रियाओं के कारण पूछ रहा है। जो आप जानते हैं शीत युद्ध का मतलब था विचारधारा की लड़ाई, शक्ति के लिए संघर्ष, यानी एक दूसरे पर अपने विचारों को थोपना भी और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, चाहे हथियार को बल पर हो या हथियारों में हो या आर्थिक शक्ति हो, चाहे जैसे भी हो, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ और दूसरे को पीछे छोड़ देना। तो इन महाशक्तियों ने, अमेरिका और सोवियत यूनियन ने बहुत सारे हथियार इकट्ठे किए, एटम बम्स बनाए वगैरह रखे, नए देश, छोटे देशों से दोस्ती भी करे, वहाँ सैनिक अड्डे भी बनाए, यानी कि हथियारों का जाखिरा इकट्ठा कर लिया। ये तो हो गया हथियारों की होड़। अब कह रहा है कि हथियारों पर नियंत्रण। तो 1962 में जब क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ, उस समय दोनों महाशक्तियों को यह एहसास हो गया कि वास्तव में एक दूसरे से टकराना सही नहीं है, क्योंकि दोनों महाशक्तियों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया को विनाश के रास्ते पे जाते हुए देख लिया था, धन माल की हानि देख लिया था। इसलिए दोनों ने यह निर्णय लिया कि हथियारों पर नियंत्रण हो, और दोनों देशों के बीच हॉटलाइन शुरू हो गई, दोनों देशों के राष्ट्रपति बातचीत भी करने लगे, लेकिन शीत युद्ध बरकरार रहा, उसमें कुछ कमी आई, शिथिलता आई, थोड़ी सी उसमें नरमी बरती गई। और इसी समय से दोनों महाशक्तियाँ हथियारों पर नियंत्रण करना शुरू की, और उस नियंत्रण के लिए हम देख सकते हैं कई समझौते हुए दोनों के बीच। एक समझौता है LTBT, आप यहाँ देख सकते हैं LTBT 1963 में हुआ है, लिमिट टेस्ट बैन ट्रीटी इसका मतलब है। ठीक है, इसमें था कि परमाणु जो हथियार होंगे उनका परीक्षण हवा में नहीं करना है, ज़मीन पर नहीं करना है, जल में नहीं करना है ना। इसके बाद से ज़मीन के अंदर परमाणु परीक्षण होते रहे। हालांकि यहाँ कुछ लिमिटेशन, नाम ही है लिमिट टेस्ट बैन ट्रीटी। इसके बाद का अगला इनका समझौता हुआ वो है SALT, SALT, SALT 1 और SALT 2 भी हुआ है। SALT का मतलब है स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक, पहला हुआ है 69 में और दूसरा हुआ है 1972 में हुआ है। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक और समझौता हुआ है START, यहाँ देखें आप, इधर है क्वेश्चन, START, START 1 और 2 हुआ है। तो AST का मतलब है स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन और T फॉर होगा ट्रीटी। ठीक है, तो इसमें पहला हुआ है 1991 में और दूसरा हुआ है 1993 में, जब तक कोल्ड वॉर समाप्त भी हो गया है। तो एक तरह से जो कोल्ड वॉर था, हथियारों का होड़ भी था, उससे पहले होड़ हुआ 1962 तक, और 1962 के बाद जो प्रक्रिया है 1963 से, वो हथियारों पर नियंत्रण की प्रक्रिया शुरू हुई। कारण पूछा, कारण यह था कि दोनों महाशक्तियों को मालूम था कि परमाणु बम गिराने या डायरेक्ट वॉर करने थर्ड वर्ल्ड से कितनी हानि होगी, इसलिए उन्होंने अपने हथियारों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में अस्थायी लोकतंत्र की स्थापना की असफलता के कारण क्या है?
तो पाकिस्तान में अस्थायी लोकतंत्र असफल होने के कई कारण हो सकते हैं। आप सबसे पहले लिख सकते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद की समस्या है। पाकिस्तान आतंकवाद का जड़ है, जननी है। तो जहाँ आतंकवादी घटनाएं होंगी वहाँ लोग अपनी बात नहीं रख पाएंगे, लोग डरेंगे, लोगों में भय का वातावरण रहेगा और पब्लिक अपनी बात नहीं रख पाएगी, अपने विचार नहीं रख पाएंगे, प्रेस के माध्यम से भी या लेखनी के माध्यम से या भरी सभाओं में भी। तो लोकतंत्र वहाँ दब जाएगा, कुचल जाएगा। अगला पॉइंट लिखेंगे, राजनीति में सेना का हस्तक्षेप। पाकिस्तान की राजनीति में वहाँ सेना का हस्तक्षेप है, वहाँ सैनिक शासन रहा भी है और सेना प्रमुख राजनीति को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह वहाँ लोकतंत्र की राह में बाधा उत्पन्न हो जाता है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, धर्म गुरुओं का बोलबाला। पाकिस्तान की राजनीति में धर्म गुरुओं का भी हस्तक्षेप है। चूँकि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है तो वहाँ धर्म को अधिक महत्व दिया जाता। धर्म गुरु राजनीति को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करते हैं। तो दूसरे धर्म के लोग को स्वतंत्रता नहीं मिल पाती, और जब सभी को स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिल पाएगी, तो लोकतंत्र फिर नहीं अच्छा हो पाएगा। तो इस तरह वहाँ लोकतंत्र के रास्ते में कई रुकावटें हैं। ठीक है बेटे। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व को चुनौती देने की क्षमता है कि आप इस कथन से सहमत हैं? उचित तर्कों द्वारा अपने विचारों को सिद्ध करें। हाँ जी, बिल्कुल हम सहमत हैं। भारत और चीन उभरती अर्थव्यवस्था है और ये अमेरिका की, एक ध्रुवीय विश्व का मतलब अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं। हालांकि 2040 तक अकेले चीन ही चुनौती दे सकता है और भारत भी उसी रास्ते पे चल रहा है। इसका कारण देंगे, उचित तर्क देंगे ना, तो तर्क लिखेंगे, पहले लिखेंगे इसका आंसर कि हाँ, भारत और चीन अमेरिका की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने में सक्षम है। निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला तर्क, भारत और चीन उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में है। यह दोनों देश उभरती अर्थव्यवस्था है। ठीक है, एक आर्थिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहे हैं तेजी से। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार। भारत और चीन दोनों देशों के पास पर्याप्त विदेशी भंडार हैं, विदेशी मुद्रा का भंडार है। ये दूसरे देशों में निवेश भी कर रहे हैं, दुनिया में इनकी साख मानी जा रही है। चीन तो हैं ही, अब भारत भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हाल फिलहाल कोविड-19 की वैक्सीन भारत कई देशों में भेज रहा है, तो इससे भारत की साख बन रही है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, पर्याप्त श्रम शक्ति। भारत और चीन दुनिया के सबसे बड़े दो देश हैं जिनकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो चूँकि यहाँ श्रम शक्ति ज़्यादा है, श्रम शक्ति ज़्यादा है तो उत्पादन के कार्य भी ज़्यादा होंगे, फिर निर्यात भी ज़्यादा होते हैं। हालांकि भारत का निर्यात कम है चाइना के मुकाबले, लेकिन दोनों देश उभरती अर्थव्यवस्था हैं और अमेरिकी एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने में सक्षम है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, दोनों देश तकनीकी रूप में भी आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका जैसे देशों में, सिलिकॉन वैली में भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत होते हैं। चीन एक ऐसा देश है जो सस्ती सामग्री बनाकर दुनिया में निर्यात कर रहा है, यानी उसके यहाँ भी तकनीकी विकास ज़्यादा हुआ है। तो इस तरह ये दोनों देश अमेरिकी एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, भारत में देशी रजवाड़ों के एकीकरण में सरदार पटेल द्वारा निभाई गई भूमिका का उचित मूल्यांकन करें। इसमें हम लिख सकते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ तो देशी रजवाड़ों की संख्या 565 थी। इन रजवाड़ों को भारत में शामिल कराने की जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी गई थी। सरदार पटेल ने साम दाम दंड भेद लगाकर इन रजवाड़ों को देश में मिलाया और एक भारत राष्ट्र बनाया। लेकिन फिर भी कुछ रजवाड़े जैसे कि जूनागढ़, मणिपुर, कश्मीर और हैदराबाद, ये 4 देशी रजवाड़े थे जो भारत में शामिल देरी से हुए या शामिल नहीं होना चाह रहे थे, पहले ये आनाकानी कर रहे थे। तो पटेल ने इनको भारत में शामिल कराने के लिए जूनागढ़ था एक जो गुजरात में है, तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा 1948 में भारत में शामिल कराया गया। बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आता है इन रियासतों के शासक का नाम। तो जूनागढ़ के शासक का नाम था मोहम्मद महावत खान। ठीक है, आप याद रखेंगे, मोहम्मद महावत खान। कहीं कहीं मोहब्बत खान भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है बच्चों। अगला था एक मणिपुर, अभी भी है। मणिपुर के शासक थे बोधिचंद्र सिंह। तो
मणिपुर को चुनाव के माध्यम से जनमत के दबाव पर, जनता के दबाव पर सरकार ने वहाँ चुनाव कराया जून 1948 में। मणिपुर भारत का, आज़ाद भारत का एक ऐसा पहला राज्य था जहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ। और विधानसभा बनने के बाद उसके जो सदस्य थे वे सभी एकमत नहीं थे भारत में शामिल होने के लिए। फिर भी हमारे पटेल साहब ने विधानसभा के परामर्श के बगैर ही राजा से, बुद्धिचंद्र सिंह से विलय पत्र पर साइन करा लिए और भारत में वो भी शामिल हो गया। अगला बात करते हैं कश्मीर, राजा हरि सिंह, वो भी विलय पत्र पर ही साइन करे थे। हालांकि इनकी कहानी करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। और हैदराबाद के शासक थे निजाम को उस्मान अली खान कहा गया। इनका असली नाम था उस्मान अली खान। निजाम दुनिया के दौलतमंद लोगों में से एक थे और इनको सैनिक कार्रवाई के बल पर भारत में शामिल कराया गया है। उस सैनिक कार्रवाई का नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो, है ना। तो निजाम से कई क्वेश्चन आते हैं, रजाकार कौन थे, तो उनके अर्धसैनिक बल थे, है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी, आप सुन चुके हैं इनके बारे में, अभी आंसर आपने सुन चुका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, अथवा में क्वेश्चन है। तो लिखेंगे बच्चों, आज़ादी के बाद भारत को मुख्य रूप से 4 लिख सकते हैं या निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली चुनौती थी देश को एक राष्ट्र के रूप में बनाना, यानी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती। तो उसमें लिखेंगे कि आज़ादी के बाद भारत देशी रजवाड़ों सहित भिन्न भिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति के आधार पर बटा हुआ था। सभी को मिलाकर एक राष्ट्र का रूप देना था। इसके लिए पटेल ने बहुत मेहनत की और देश के अन्य नेताओं ने भी अपने लेवल पर, अपने स्तर पर काफ़ी मेहनत करी, तब जाकर भारत एक राष्ट्र बना। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। अगला पॉइंट बनेगा इसमें, लोकतंत्र की स्थापना करना। आज़ादी के बाद भारत में लोकतंत्र की स्थापना हेतु प्रयास किए गए, क्योंकि ये समस्या इसलिए थी क्योंकि उस समय तक लोकतंत्र गरीब देशों में और ऐसे देश जहाँ साक्षरता कम हो वहाँ लाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि उस समय तक ये लोकतंत्र पश्चिमी और अमीर देशों में ही सफल था और भारत में शिक्षा बहुत कम थी, गरीबी भी थी। फिर भी हमारे नेताओं ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए मेहनत किए और चुनाव आयोग सुकुमार सेन को बनाया गया। उन्होंने बड़ी ही मेहनत करके मतदाता सूची बनवाई, लोगों को प्रशिक्षण दिया गया वोट देने का और वोट करवाने का। तो यह भी एक समस्या थी। अंततः भारत में लोकतंत्र सफल हो गया और ऐसा लहर चला कि आज तक भारत दुनिया का आज सबसे बड़ा और मजबूत लोकतंत्रों में से एक है। अगला पॉइंट था इसका आर्थिक विकास। देश में आर्थिक विकास करने के लिए भी एक समस्या थी। उसके लिए योजना आयोग बनाया गया, पंचवर्षीय योजना लाई गई और पूंजीवाद और समाजवाद को ध्यान में रखते हुए मध्यमार्गी बनकर, यानी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई देश में। जैसे कि बड़े बड़े जो उद्योग थे जहाँ अधिक पैसे खर्च करने थे, जैसे रेलवे, एनटीपीसी वगैरह, या बड़ी बड़ी कंपनियां, ये सरकार के अंदर रखी गई जहाँ अधिक पैसे खर्च होते हैं। और छोटे छोटे जो उद्योग हैं, कृषि वगैरह, तो छोटे उद्योग निजी हाथों में दिए गए और दोनों का समन्वय करते हुए देश में समाजवाद की तरफ झुकाव करते हुए देश का आर्थिक विकास किया गया। और अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, रजवाड़ों का देश में विलय करना भी एक समस्या थी, लेकिन ये 3 समस्या ही महत्वपूर्ण हैं। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान बने पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन से क्या अभिप्राय है? तो बच्चों, पूर्वी गठबंधन का मतलब है सोवियत संघ और उसका ग्रुप, उसके सैनिक शासन, उसके सैनिक ग्रुप, और पश्चिमी गठबंधन का मतलब अमेरिका और उसके साथी। पूर्वी गठबंधन सोवियत संघ था और उसके साथी चीन थे और उत्तरी कोरिया, और इसके सैनिक संगठन का नाम था वार्सा पैक्ट। और पश्चिमी गठबंधन अमेरिकी ग्रुप है, यानी कि पूंजीवादी ग्रुप है, अमेरिका और अन्य पूंजीवादी देश, पश्चिमी जर्मनी, हाँ पूर्वी जर्मनी सोवियत में ही आएगा, और पश्चिमी गठबंधन में इसके जो सैनिक संगठन नाटो, सीटो, सेंटो, आप ये लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था में कोई 2 अंतर स्पष्ट करें। पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब होता है निजी संपत्ति वाला व्यवस्था। देश की संपत्ति निजी हाथों में ही होती है और उनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना, मेन इम्फेसिस बेनिफिट होता है। ठीक है। साम्यवादी व्यवस्था में उत्पादन और सारी संपत्ति सरकार के अंदर होती है और इनका मुख्य उद्देश्य होता है जन कल्याण करना।
लाभ कमाना नहीं होता है। यह अंतर हो गया। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के कोई 2 कार्यों की व्याख्या करें। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है योजना आयोग के स्थान पर। इसको आप याद रखेंगे बच्चों। इसका कार्य क्या है? देश के लिए नीतियाँ बनाना, देश के विकास के लिए अलग अलग आइडिया देना, थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। ठीक है। इसका और भी कार्य है कि राज्यों को उनके हिस्से का जो राजस्व मिलता है सरकार को, उनके हिस्से का राजस्व भी मुहैया कराने का ये सलाह देना, और जो देश की अन्य संस्थाएं हैं जो विकास कार्यों में लगी हैं उनकी रैंकिंग भी तय करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहुदलीय व्यवस्था किस प्रकार प्रजातंत्र को मजबूत करती है। पहले आप ये जानें कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है। बहुदलीय का मतलब है मल्टी पार्टी सिस्टम। एक देश के अंदर कई कई पार्टियाँ हों, जैसे भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, राजनीतिक दल हैं, तो इसको बहुदलीय व्यवस्था कहेंगे। तो बहुदलीय व्यवस्था का मतलब यह है कि भिन्न भिन्न विचारधारा की पार्टियाँ, कोई पार्टी हिंदुत्व को लेकर बात करती है, कोई पार्टी पिछड़ों और दलितों को लेकर बात करती है, कुछ पार्टियाँ समाज के पिछड़े तबकों की बात करती है जो आर्थिक रूप से गरीब हैं या मजदूर किसान हैं। कुछ पार्टियाँ जैसे कि कुछ दल ऐसे बनते हैं जो छात्र नौजवानों के हित की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि नौजवानों का विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो इस तरह से भिन्न भिन्न विचारधारा के जो पार्टियां हैं उनको भारत में स्थान मिली हुई है। तो बहुदलीय व्यवस्था का मतलब यह हो गया कि भिन्न भिन्न विचारधारा के आधार पर बनी पार्टियों को उनके समर्थक यानी भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग वोट करते हैं। फिर से सुने, जब पार्टियां भिन्न भिन्न विचारधारा को लेकर बनेंगी तो भिन्न भिन्न विचारधारा वाले लोग उनको वोट भी करेंगे। इसका मतलब यह हुआ वे लोग उनके हितों का ख्याल रखेंगे, यानी समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा, है ना। और लोकतंत्र का मतलब ही होता है सभी तरह की विचारधारा को सम्मान देना, सभी प्रकार की विचारधारा को सुनना, उनकी बातों को समझना और बातचीत के द्वारा किसी समस्या का समाधान करना, है ना। तो जब देश में बहुदलीय व्यवस्था होगी तो भिन्न भिन्न विचारधारा के नेता आएंगे, भिन्न भिन्न विचारधाराओं को ध्यान में रखते हुए देश का नीति निर्माण किया जाएगा और देश में सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, यानी कि लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब सबको अपनी बात रखने का अधिकार हो, सब तरह की विचारधारा सामने आए। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है सिंडिकेट। अच्छा, इनको मैचिंग कराना है। तो सिंडिकेट का मतलब होता है प्रभावशाली और ताकतवर नेताओं का समूह हो जाएगा। ये ग्रैंड अलायंस, गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेस वाले दलों का गठबंधन है। ये इंदिरा खिलाफ के आया था। और प्रीवी पर्स, राजाओं को प्राप्त विशेष भत्ता, इसको 1971 में इंदिरा गांधी ने ख़त्म कर दिया था। गरीबी हटाओ का नारा था 1971 के 5वें आम चुनाव में। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा पैसेज पढ़ना है अरब स्प्रिंग के बारे में। अभी हमने अरब स्प्रिंग के बारे में यही क्वेश्चन सोल्व किया है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 17 वहाँ भी था, ये यहाँ 20 है, वहाँ 17 था क्वेश्चन। इसको आप पढ़ लेना। सेम वही पैसेज है कि ट्यूनीशिया से शुरू होता है। अरब स्प्रिंग का मतलब है कि अरबी देशों में, यानी कि पश्चिम एशिया और अफ्रीका के कुछ क्षेत्र जो हैं वहाँ लोकतंत्र की मांग के लिए 2009 में आंदोलन शुरू हुआ है। ठीक है। इसको अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है या अरब विद्रोह भी कह सकते हैं। इसका आरंभ 2009 में हुआ है, ट्यूनीशिया से हुआ है, और 2009 है, ट्यूनीशिया है, और वहाँ के सभी देशों में धीरे धीरे फैल गया। ये जो 1979 है यहाँ हुस्नी मुबारक के बारे में, एक्चुअली ये 1975 में वहाँ के उपराष्ट्रपति बने थे और 1981 में वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन इसमें आता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अभी क्वेश्चन देखते हैं। अरब स्प्रिंग है पश्चिम एशियाई देशों में लोकतांत्रिकरण की लहर, सही है ये। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निर्धनता के खिलाफ आंदोलन, निरंकुश तानाशाही को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन। उपरोक्त सभी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अरब स्प्रिंग का आरंभ हुआ है ट्यूनीशिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निरंकुश तानाशाही की प्रकृति अलोकतांत्रिक होती है क्योंकि
राजनीतिक सत्ता विकेंद्रित होती है। सत्ता प्राप्त करने के लिए शक्ति और भय का प्रयोग किया जाता है। जवाबदेह का अभाव तथा अनियंत्रित सत्ता होती है। उपरोक्त सभी आंसर होगा इसका भी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अरब स्प्रिंग के ग्रहण किए गए सबक क्या हैं? निम्नलिखित में से क्या है? सामूहिक प्रदर्शन तथा शांतिपूर्ण विरोध के माध्यम से बदलाव संभव है। बिल्कुल संभव है। जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ शांतिपूर्ण विरोध होगा और बातचीत के द्वारा बदलाव संभव होता है। आंदोलन को जीवित रखने तथा लोकप्रिय बनाने में सोशल मीडिया की भूमिका अहम थी। बिल्कुल सही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा प्रजातांत्रिक शासन में जनता का विश्वास बढ़ा है। गुड, यानी उपरोक्त सही भी, ये आंसर सही होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यह भी एक पैसेज है। और आज़ादी के बाद भारत में जयप्रकाश नारायण ऐसे प्रथम नेता थे जिन्होंने मुख्यतः गुजरात और बिहार में युवा सहभागिता द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में एक बृहद अभियान चलाया था जिसे संपूर्ण क्रांति कहा गया था। अच्छा, इसको हम पढ़ते हैं, आप पढ़ लेना इसे। अभी हमने इसके बारे में भी बात करी थी, उसी में सेकंड ये सैम्पल पेपर में। इसके बारे में देखते हैं क्वेश्चन क्या है इनका। जब बच्चों आप इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना, मेन पॉइंट पर आप टिक लगा देना, जैसे कि नैतिक, सांस्कृतिक, ये क्रांति के नाम है इनके, आर्थिक। इसमें 7 क्रांतियाँ थीं। जयप्रकाश नारायण व्यक्तिवादी थे, समाजवादी भी थे, मोहल्ला समिति वगैरह वगैरह। और आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति डैश निम्न रूपांतरण का समावेशन करती है। नैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी, उपरोक्त सभी है, जैसा हमने टिक लगाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जेपी के अनुसार डैश भारत में परिवर्तन का मुख्य द्योतक है। व्यक्ति होगा इनके अनुसार, चूँकि ये समाजवादी व्यक्ति थे, लेकिन ये चाहते थे कि व्यक्ति में बदलाव होगा, व्यक्ति में सुधार होगा तो परिवार में होगा, और परिवार में सुधार होगा तो समाज में होगा, समाज में सुधार होगा तो राज्य में सुधार होगा, है ना। तो व्यक्ति पर फोकस करते थे। समाजवादी थे लेकिन व्यक्ति की बात करते थे, क्योंकि व्यक्ति को अधिक आज़ादी देना व्यक्तिवादियों का काम है। अगला क्वेश्चन क्या है। 1950 के दशक में जेपी ने आचार्य विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किए गए लोकप्रिय भूदान आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? स्वेच्छा से भूमिहीन किसानों को भूमि प्रदान करना सही है, ये भी था इसका उद्देश्य। और क्या है, महात्मा गांधी के सर्वोदय के सिद्धांत का वास्तव, ये भी सही है। सामंतवादी व्यवस्था की चुनौती, उपरोक्त सभी आंसर सही है इसका, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात में छात्रों द्वारा चलाए गए एक आंदोलन का नाम बताएं जो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के खिलाफ नव निर्माण आंदोलन। ठीक है बच्चों। दलित पैंथर्स महाराष्ट्र में हुआ था, हालांकि इस बार सिलेबस में नहीं है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में, ये भी सही नहीं है सिलेबस में इस बार, इसलिए नव निर्माण आंदोलन सही ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, मैप है, इस मैप को भरना है। अच्छा, पहला क्वेश्चन, कर्पूरी ठाकुर से संबंधित राज्य का नाम बताइए जिन्होंने आरक्षण लागू किया पिछड़े वर्गों के लिए। ये बिहार है, ये ऑप्शन यहाँ होगा ए, यानी कि यहाँ हम भरेंगे, इसमें ए भरेंगे बिहार के। यहाँ पहले हम 1 2 3 4 लिख देंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 लिख लेना। पहला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर से संबंधित राज्य का नाम बताइए जिन्होंने आरक्षण लागू किया पिछड़े वर्गों के लिए। बिहार होगा, ऑप्शन ए, हम बिहार देख सकते हैं। क्वेश्चन अगला है, कामराज से संबंधित राज्य का नाम बताइए जिन्होंने मिड डे मील कार्यक्रम शुरू किया। ये है तमिलनाडु। बच्चों हमने इसको सोल्व किया है, सैम्पल पेपर में सोल्व किया है। सैम्पल पेपर की वीडियो नंबर 4-5 में देख लेना आप, है ना। उसका भी लिंक मैं नीचे भेज दूंगा, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी नेता और विचारक राम मनोहर लोहिया से संबंधित राज्य का नाम। यूपी, उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन इसका है यहाँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित राज्य का नाम बताइए जिन्होंने रियासतों का एकीकरण किया। गुजरात आपने देखे डी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ 370 निरस्त की गई है। कश्मीर, ऊपर में ई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कार्टून पर है। कार्टून को ध्यान से देखें। ये कोट और टाई वाला व्यक्ति जिसकी हाइट अच्छी है, ये अमेरिका का व्यक्ति है, अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और कार्टून क्वेश्चन है, यह कार्टून क्या दर्शाता है? यह कार्टून अमेरिका की वर्चस्व को दर्शाता है कि अमेरिका शांति, समाज में शांति भी लाता है दुनिया में, और शांति से बात नहीं बनती है तो वह युद्ध भी करने को तैयार रहता है या युद्ध के द्वारा अपनी बात मनवाता है। यह कार्टून अमेरिका के
दो रूपों को दर्शाता है। यदि उसकी आप विचारधारा को या उसके आप वर्चस्व को यानी उसके विचारों को, उसकी बात को शांतिपूर्वक नहीं मानते हैं तो युद्ध भी करता है ना। तो इस बात को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ पर अमेरिका के अत्यधिक प्रभाव का क्या कारण है। आप देखें इसके एक हाथ में यूएन है। यूएन हमेशा शांति का ही प्रतीक है। यूएन में जैतून का पत्ता होता है, ये शांति का प्रतीक है। तो और ये वार है, तो यह क्या है, हाँ, यूएनओ पर अमेरिका का प्रभाव। यूएनओ पर अमेरिका का प्रभाव ज़्यादा इसलिए है कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ज़मीन पर है और संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका सबसे ज़्यादा वित्तीय सहायता करता है, तो इसलिए अमेरिका का वहाँ प्रभाव चलता है। क्या ये कार्टून अभी भी प्रासंगिक है? इसके दोनों कारण हो सकते हैं, है भी और नहीं भी है। चूँकि अभी पूरी तरह अप्रासंगिक भी नहीं हुआ है और यह पूरी तरह अप्रासंगिक भी नहीं है। तो देखते हैं इसके बारे में, क्या यह कार्टून अभी भी प्रासंगिक है। पहले हम मानते हैं कि ये कार्टून अप्रासंगिक नहीं है। हम हाँ या नहीं जो भी उत्तर दें, हमारा तर्क सही होना चाहिए। हम मानते हैं कि यह कार्टून अब प्रासंगिक नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अब दुनिया में बहुत सारे शक्ति के केंद्र बनने लगे हैं। जैसे ब्रिक्स जो चैप्टर है उसका नाम अब आ गया है सत्ता के नए केंद्र। तो ब्रिक्स है, आसियान है, इजराइल है, भारत है, चीन है, रसिया है, ये सब उभरती अर्थव्यवस्था हैं, उभरती शक्ति हैं। तो अब अमेरिकी वर्चस्व पहले की तरह नहीं रह गया है। यदि आप लिखते हैं कि हाँ ये कार्टून अभी भी प्रासंगिक है, तो इसमें भी तर्क देना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। आज के दौर में अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, इसलिए है कि उसने दुनिया के कई देशों पर जो प्रतिबंध लगाए थे, हाल फिलहाल ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे कि ईरान के साथ जो व्यापार करेगा अमेरिका के साथ नहीं करेगा। तो बहुत सारे देश ईरान के समर्थन में नहीं आए थे। हालांकि यह कार्टून अब प्रासंगिक नहीं है, ज़्यादा सटीक उत्तर बनेगा, तो आप इसमें नहीं करेंगे। थैंक यू बच्चों, इसमें इतना ही क्वेश्चन है। धन्यवाद आपका।